Hello friends, let us see today's newspaper, that is 29th of November 2016. First article, it is related to that jailbreak जो अभी नावा में हुआ है, पंजाब में। नावा की जेल से 6 प्रिजनर्स अभी जेल तोड़ के निकले हैं और किस तरीके से किया है कि कुछ लोग पुलिस की यूनिफॉर्म में आए, वहां पे एंटर किए और उन लोगों को लेके निकल गए। फायरिंग, क्रॉस फायरिंग दोनों हुई है। उधर से काफी ज्यादा राउंड्स फायरिंग हुई थी और इधर से भी कुछ फायरिंग हुई थी पुलिस वालों की तरफ से, लेकिन किसी भी मिलिटेंट को या प्रिजनर जो तोड़ के गए हैं उनको एक भी बुलेट नहीं लगी थी। इस टाइप की चीज इसमें हुई है। तो इसमें फर्स्ट तो कुछ खालिस्तान मिलिटेंट के, खालिस्तानी जो एक ग्रुप है, खालिस्तानी मूवमेंट जो पहले चला था 80s के डिकेड में, 1980s के डिकेड में, ये काफी उस पे था। तो अभी फिर से ये दोबारा एक दो केसेस जैसे देखने को मिले हैं कि इस मूवमेंट को फिर से लोग इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लोगों को फिर से शायद आगे बढ़ाया जाएगा इसको। तो उस चीज से रिलेटेड आर्टिकल है। सो 2 केसेस ऐसे हो चुके हैं जेल ब्रेक के। कहाँ हुए? पहला तो अभी भोपाल में हुआ था थोड़े दिन पहले। तो इस सिमी के कुछ लोग थे मिलिटेंट्स, वो प्रिजनर्स अंदर से इन्होंने खुद ही ये बनाई, प्लानिंग की कि हम जेल को कैसे तोड़ के निकले। लेकिन नाभा में जो हुआ है वो उसमें है कि बाहर से लोग आए और अंदर बाहर का कम्युनिकेशन चल रहा था दोनों साइड से, तब जाके ये चीज पॉसिबल हुई है कि बाहर से लोग अंदर आए और अंदर के लोग उनके साथ चले गए। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिमी वाले केस में अंदर से ही प्रिजनर्स ने अपनी प्लानिंग की और फिर निकले वो बाहर। तो ये एक वेकअप कॉल है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उनको रोकने के लिए क्या क्या किए जाने चाहिए, क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाने चाहिए। तो इस केस में हुआ क्या है कि खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का जो चीफ है हरमिंदर मिंटू, इसको बाहर निकाला गया है। इसका मास्टरमाइंड था परमिंदर सिंह, इनको बाहर निकालने का। तो इसमें कुछ गैंगस्टर्स थे और कुछ मिलिटेंट्स थे, 6 लोग जो टोटल प्रिजनर्स बाहर निकले हैं वो। तो ये प्लान किसका था? फर्स्ट की परमिंदर सिंह जो मास्टरमाइंड थे ये, और दूसरा कि हरमिंदर मिंटो और इनके साथ वाले जो लोग थे, उनका अंदर से बाहर का कम्युनिकेशन एक चल रहा था। तो ये कम्युनिकेशन इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है कि किस ये कम्युनिकेशन लोगों की, जब तक जेल में अंदर काम करने वाला स्टाफ है और पुलिस वाले हैं, उनकी सहमति के बिना ऐसा कुछ हो ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लोग इन्वॉल्व रहे होंगे इस चीज में, तभी जाके कम्युनिकेशन चल रहा था। और उनकी आउटसाइड रीच तभी पॉसिबल थी, उनका आउटसाइडर से टच तभी पॉसिबल था जब अंदर के कुछ स्टाफ वाले इनका हेल्प करें, इनकी हेल्प करें। तो इसको कुछ लोग देख रहे हैं उस तरीके से कि पंजाब का इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन में पीस डिस्टर्ब करने के लिए भी हो सकता है किया गया हो। और बाकी दूसरा है कि खालिस्तानी मूवमेंट में लोगों का फिर से इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा हो, तो उस चीज के लिए किया गया हो। नेक्स्ट की पाकिस्तानी हाथ भी इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ था। नेक्स्ट डीजीपी जो है उन्होंने कहा कि ऑफिशियल लोगों का इसमें सहमति थी, ऑफिशियल लोगों ने हेल्प की है, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाया है। तो जो भी है रीजन, जो भी रहा हो, लेकिन फिर भी द फाइनल थिंग इज दिस कि इसमें शॉर्टकमिंग्स काफी थी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स पे जेल में, तभी जाके पॉसिबल हो पाया है। तो इट इज अ वेकअप कॉल कि हम जगें और इस चीज को कंट्रोल करें कि आगे से ऐसे कोई अटैक्स ना हो, इस तरीके से प्रिजनर्स बाहर ना निकले। सो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये पंजाब में वो एरिया है नाभा, ये जगह है जहाँ पे सेंट्रल जेल थी और इससे लोग 6 प्रिजनर्स को लेके निकले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, ये आईएसआईएस से रिलेटेड है। इराक में अभी कुछ दिन पहले एक हिल्ला जगह पे ब्लास्ट हुआ था, उसमें 100 से ज्यादा लोग करीब मारे गए थे। तो ये जगह थी करबला के पास में। नजफ और करबला 2 शिया इस्लाम के होली प्लेसेज हैं। इन प्लेसेज के पास में ये हिल्ला करके जगह, वहां पे ब्लास्ट हुआ था और इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो आईएसआईएस का इन्वॉल्वमेंट इराक में ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि मिलिट्री के अटैक्स किए हैं इराक ने, जैसे मौसूल में ईरान और यूएसए की हेल्प से इराकी मिलिट्री प्लस जो वहां पे और मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि विद गवर्नमेंट हैं, उन लोगों ने मिलके मौसूल पे अटैक किया, मौसूल को
इनसे आईएसआईएस से फ्री करवाने की कोशिश की, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा सिविलियंस मारे गए। तो ये सिविलियन डैमेज ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस अटैक में जो मौसूल पे किया गया था उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज लगभग 20% थी और बाकी जगह ये एट एन एवरेज 5% होता था। तो ये 20% कहा जा रहा है कि इसलिए था कि यहाँ पे मौसूल में सुन्नी मेजॉरिटी है और इराक, ईरान और यूएसए जो मिलके कर रहे हैं वो शिया मिलिट्री में और यहाँ की गवर्नमेंट शिया प्रो शिया हम इनको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सुन्नी लोग, आईएसआईएस भी सुन्नी डोमिनेटेड है, सुन्नी जो कम्युनिटी है उसी के इसमें लोग हैं। तो यहाँ पे मौसूल में सुन्नी डोमिनेटेड होने की वजह से ये लोग आईएसआईएस की हेल्प करते थे, ऐसा भी कहा जाता है। और ये सुन्नी यहाँ पे है तो इसलिए शिया डोमिनेटेड मिलिट्री और फोर्सेज जो अदर फोर्सेज हैं उन्होंने यहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटी ज़्यादा की है, ऐसा इस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। दूसरा कि आईएसआईएस की स्ट्रेटेजी क्या है फिर इस चीज़ में, तो आईएसआईएस की स्ट्रेटेजी है कि कन्वेंशनल वॉर जो है वो वॉर जोन में कन्वेंशनल वॉर लड़ रहे हैं और अदर प्लेसेज पे गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं वो लोग, जैसे कि यहाँ पे हिल्ला में ब्लास्ट हुआ था तो ये गुरिल्ला वॉर अदर प्लेसेज पे चल रहा है और उन जगह पे वॉर जोन्स में कन्वेंशनल तरीके से ये लोग लड़ रहे हैं। और आईएसआईएस इस चीज़ का फाइनली इस चीज़ का ही फायदा उठाना चाहता है, उसकी स्ट्रेटेजी भी यही है कि ये शिया सुन्नी जो डिवाइड है उसका एडवांटेज हम उठा पाएं, उसका एडवांटेज आईएसआईएस को मिले ताकि सुन्नी लोगों का जो सहानुभूति है वो आईएसआईएस की तरफ बनी रहे और वो लोग उसकी हेल्प करें। सो नाउ इराकी गवर्नमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेज हैं, तो फर्स्ट तो कि बैटल ग्राउंड मसूल में जो बैटल ग्राउंड था वो एक ऐसा बैटल ग्राउंड था जहां पे कि सुन्नी डोमिनेशन था। तो उस जगह पे इस बैटल ग्राउंड में वहां उनके लिए लड़ना एक मुश्किल था। इराक की गवर्नमेंट को चाहिए कि इतने एडवांसमेंट यहाँ पे किए जाएं कि इस बैटल ग्राउंड में सिविलियन कैजुअलिटीज मिनिमम हो। ये एक तो इनके सामने चैलेंजेज है। दूसरा कि क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट लूज कर रही है तो क्रेडिबिलिटी बनाए रखना भी इसकी जरूरत है। नेक्स्ट कि सुन्नी लोगों को नहीं मारा जाए, अदरवाइज तो जो एडवांटेज उस आईएसआईएस चाहता है वो उसको मिलते रहेंगे। तो इस टाइप के इसके सामने चैलेंजेज हैं और आईएसआई जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज को लगातार बूस्ट अप कर रहा है। जैसे पिछले 2 अटैक्स में, गुरिल्ला अटैक्स में लगभग 400 लोग मारे गए थे, तो ये अपनी कैपेसिटीज को बूस्ट अप कर रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है इराकी गवर्नमेंट के सामने। तो इन सारी चैलेंजेस को साथ में लेते हुए शिया और सुन्नी के डिवाइड को रोक के और सुन्नी कैजुअलिटीज को कंट्रोल करके तब जाके इराकी गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये वन शरीफ टू अनदर, ये है नवाज शरीफ यहाँ के पीएम थे। दूसरा यहाँ के जो अभी जनरल थे मिलिट्री के हेड वो भी शरीफ थे। मिलिट्री जनरल ने अभी उनका टेन्योर खत्म हो गया था तो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। सो मिलिट्री जनरल रहील शरीफ इन्होंने अपना टेन्योर खत्म होने के बाद अपना पद छोड़ दिया है। तो ये लगभग 2-3 डिकेड में, 2-3 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मिलिट्री जनरल ने इतनी इजीली और सिविलियन गवर्नमेंट के साथ चलते हुए सिविलियन गवर्नमेंट को अपर हैंड देते हुए अपना पद छोड़ा है। सो इनका एक हम हिस्ट्री देख लेते हैं पाकिस्तान की। 1947 आज़ाद हुए और उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। फिर उसके बाद 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान डिवाइड हुआ। उसके बाद 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो को, उसकी गवर्नमेंट को जनरल जिया उल हक ने ओवरथ्रो कर दिया था, सत्ता पलट कर दिया था। नेक्स्ट उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसा ही किया। परवेज मुशर्रफ ने वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे उनका तख्ता पलट करके और अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। फिर 2008 में मुशर्रफ ने रिजाइन कर दिया था। तो उसके बाद अभी ये ठीक ठाक कंडीशन चल रही थी। नवाज शरीफ और रहील शरीफ ये मिलिट्री जनरल थे, जनरल ने अपना पद छोड़ा है। अब आगे किस टाइप की कंडीशंस होंगी, नेक्स्ट जो भी बनेगा मिलिट्री जनरल, तो अभी ये जो जनरल थे ये अपने पद का इन्होंने गलत इस्तेमाल नहीं किया,
ये ठीक तरीके से इन्होंने काम किया और टाइम रहते हुए अपना टेन्योर पूरा होने पे इन्होंने पद छोड़ दिया। दैट मीन्स कि सिविलियन गवर्नमेंट अपर हैंड पे थी और सिविलियन गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, सिविलियन गवर्नमेंट का अपर हैंड रहे इसके लिए लगातार ट्राई करने की जरूरत है। और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस भी तभी सुधर सकते हैं जबकि पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट डोमिनेट करे मिलिट्री के ऊपर, जो कि अभी तक इसका उल्टा होता है। तो ये उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, कुछ खास काम का हमारे है नहीं, बस इतना सा हमारे काम का है कि नेक्स्ट जो भी जनरल बनता है उसकी किस टाइप की मेंटेलिटी होगी और वो किस तरीके से डील करेगा चीज़ों को, इंडिया के साथ रिलेशंस को किस तरीके से डील करेगा, क्या मिलिट्री फिर से सिविलियन गवर्नमेंट को चेंज कर देगी, तो ऐसी चीज़ें ना हो, मिलिट्री का डोमिनेंस ना हो, ये इंडिया के हित में है। और प्रॉस्पेरस दोनों कंट्री तभी रह सकती हैं जबकि जैसे नवाज शरीफ और रहील शरीफ का एक रिलेशन रहा है और रहील शरीफ ने टाइम रहते हुए चीज़ों को समझते हुए और सिविलियन गवर्नमेंट को एक अपर हैंड दिया है, उसी तरीके का नेक्स्ट यदि जनरल बने तो हमारे लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल अगेन उसी से रिलेटेड है, ट्रंप की जीत से। दो तीन कंट्रीज को इन्होंने कंपेयर किया है। फर्स्ट यूएसए, नेक्स्ट टर्की, थर्ड इंडिया। तो इसमें इन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ये लोगों की पॉलिटिकल विल होती है, पॉलिटिकल विल को शो करने वाली होती है, लेकिन इसमें होता क्या है कि ये ट्रूली रिप्रेजेंट करता है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। ट्रूली रिप्रेजेंटेशन कब होगा, जबकि 100% लोगों की विल से डेमोक्रेसी चले, इलेक्टोरेट 100% लोगों का सेम उसको मिले। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बहुमत की सरकार होती है। अब बहुमत जिसके साथ है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाता है। अब इसमें भी बहुमत में भी अल्पमत होता है, ये हम देखते आए हैं अभी तक। जैसे इंडिया में देखा जाए तो वोट परसेंट लगभग 60% के आसपास होता है। उस 60% में से भी जिसको 30-35% वोट मिल जाते हैं वो गवर्नमेंट बना लेता है। दैट मीन्स कि 40% लोग तो यहीं से आउट हो गए, जो कि गवर्नमेंट बनाने में जिन्होंने वोट नहीं किया, और मतलब कि ये उनकी इच्छा नहीं थी जो गवर्नमेंट बनी है। थी या नहीं थी एक अलग बात है, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी की इस गवर्नमेंट को बनाने की इच्छा थी। नाउ नेक्स्ट की बचा हुआ 30-35%, जैसे 30-35% वोट तो उनको मिल गए जिसकी गवर्नमेंट बनी है, बाकी 30-35% जो अपोजिशन को मिला है उनकी भी इच्छा नहीं थी कि गवर्नमेंट बने। तो 30-35 ये और 40% ये, दैट मीन्स कि 70-75% लोग नहीं चाहते थे कि ये गवर्नमेंट बने, जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसी टाइप से बनती है। तो ये चीज एक लोगों की कॉमन विल नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है लोगों की कि वो गवर्नमेंट बने, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बनती है। इस चीज को इस आर्टिकल में दिया है इन्होंने। नाउ द थिंग इज दिस कि यूएसए में गवर्नमेंट इसकी बन गई है, प्रेसिडेंट ट्रंप बन गए, लेकिन अभी ट्रंप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं ऑल ओवर द यूएसए। दैट शोज कि ट्रंप उनका प्रेसिडेंट नहीं है। लोग ये लिख के भी यही शो कर रहे हैं प्रोटेस्ट करते टाइम कि ही इज नॉट माय प्रेसिडेंट। सो चॉइस ऑफ मेजोरिटी जो है वो चॉइस ऑफ फुल फ्लेज्ड कंट्री ये नहीं हो सकती, ये सिर्फ कुछ लोगों की चॉइस है, कुछ परसेंट लोगों की चॉइस है। तो इसमें फिर माइनॉरिटीज सप्रेस हो जाती हैं। किस टाइप से कि कुछ माइनॉरिटी जैसे किसी भी कंट्री में है तो उनका परसेंट कम होता है, मेजोरिटी जिस भी कम्युनिटी की है उनके परसेंट से गवर्नमेंट बन जाएगी। तो माइनॉरिटी के वोट से गवर्नमेंट बनी नहीं है, माइनॉरिटी के हित में वो फिर काम भी नहीं करेगी। तो ये चीजें डेमोक्रेसी में अक्सर देखने को मिलती हैं, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करवाई गई हैं काफी सारी चीजें कि माइनॉरिटीज को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। इंडिया में हम देखते हैं कि हमेशा माइनॉरिटी वोटर्स के माइनॉरिटी बहुमत जो है माइनर में ही होता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बनती है। वोट परसेंट काफी कम होता है फिर भी गवर्नमेंट बनती है। तो ये भी नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी में बहुमत की सरकार होती है। बहुमत तो जैसे अभी हमने देखा 70-75% तो ये अगेंस्ट था गवर्नमेंट के, लेकिन गवर्नमेंट 30-35% वोट लेके ही बन जाती है। तो जब मैक्सिमम लोगों की इच्छा थी कि गवर्नमेंट ना बने और हमने गवर्नमेंट बना दी कम परसेंट लोगों के हिसाब से, तो फिर वो गवर्नमेंट कैसे उनके लिए काम करेगी जो 70-75% लोग उनके अगेंस्ट है, उनको वोट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन मार्क इसमें लगाया गया है। नेक्स्ट चीज इसमें बोलिए कि ट्रंप ने अपने कैंपेन में एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स दिए हैं, रेशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं, इमिग्रेंट्स को मैं रोक दूंगा ये उन्होंने कहा है। फिर
कि सेक्सुअल माइनॉरिटी जो है उनके अगेंस्ट भी ये थे। तो इस टाइप के इनके स्टेटमेंट्स देने के बावजूद ट्रंप की जीत हुई है। इट शोज कि डेमोक्रेसी लोगों की जो विल है, पॉलिटिकल विल, कॉमन विल, उसके अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी उस चीज को फॉलो नहीं करती है। ट्रंप को इलेक्टोरल वोट जो है प्रेसिडेंट बनने के लिए मिल गए, लेकिन पॉपुलर वोट जो है वो हिलेरी क्लिंटन को मिले हैं, और दैट इज ऑल्सो ओवर 2 मिलियन वोट्स, पॉपुलर वोट्स इसको मिले हैं, हिलेरी क्लिंटन को। दिस शोज कि ट्रंप को कम लोग चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट बने, बट स्टिल कि वो प्रेसिडेंट बन गए। नेक्स्ट इन्होंने टर्की का केस दिया है। तो टर्की में भी ऐसी चीज है कि अगेंस्ट कुर्दिश और गुलेनिस्ट जो है वो गवर्नमेंट काम कर रही है, वहां की गवर्नमेंट, वहां के प्रेसिडेंट जो बने। तो ये भी यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम था, और वो इस तरीके से अगेंस्ट उनके काम करके वन पार्टी सिस्टम की तरफ वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी इच्छाएं जबरदस्ती थोपते हैं। इस टाइप के पॉलिटिकल लीडर्स जो बन जाते हैं, ये एक ऑटोक्रेसी टाइप की कंडीशन है कि ऑटोक्रेसी आती है, डेमोक्रेसी डेंजर में है इस चीज से। तो इन्होंने यहाँ दिया भी है, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। वो किस तरीके से कि ये इलिबरल होती जा रही है डेमोक्रेसीज। एक तो जैसे हम यूएसए का देखें तो वो इमिग्रेंट्स को रोकना चाहते हैं, तो वो इलिबरल हो रहे हैं। यूके का हमने देखा कि यूके में भी थेरेसा मे की जो गवर्नमेंट बनी है वो इसी चीज को लेके बनी है कि ब्रेग्जिट हम करवाएंगे, दूसरा रिफ्यूजीज को हम रोक देंगे, इमिग्रेंट्स को हम रोक देंगे। तो ये डेमोक्रेसी फिर इलिबरल हो रही है। नेक्स्ट कि कॉम्पिटिटिव एक ऑथोरिटेरियनिज्म स्टार्ट हो रहा है। जो लीडर्स हैं, हेड लीडर्स जो हैं वो अथॉरिटेरियन बन रहे हैं। वो अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इच्छाएं थोप रहे हैं इस तरीके के वोट्स उनको मिल जाने से। नेक्स्ट की रूल ऑफ लॉ जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। फिर हम देखें तो डेमोक्रेसी पुलिस स्टेट्स की तरफ बढ़ रही हैं। दैट मीन्स कि पुलिस स्टेट में क्या होता है कि जबरदस्ती लोगों के साथ की जाती है। वहां पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। वहां पे जो भी इच्छा गवर्नमेंट की होगी उसको थोप दिया जाता है। तो इस टाइप की चीजें वहां पे डेमोक्रेसीज में जनरेट हो रही हैं। तो इट शोज की डेमोक्रेसीज आर इन डेंजर। डेमोक्रेसीज आर इन डेंजर। सो ईयू का फिर हम देखें कि यूरोपियन कंट्रीज में भी यही चल रहा है अभी कि रिसेशन के बाद, और 9/11 जैसे यूएसए में हुआ था, उसके बाद एक इस्लामोफोबिया जनरेट हुआ है। रिफ्यूजीज फ्लक्स को इन्होंने नकारा है कि रिफ्यूजीज को हम आने नहीं देंगे। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान से जो भी रिफ्यूजीज आ रहे थे, तो यूरोप की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने इनको आने से रोका है। तो ये चीजें ऑल ओवर शो कर रही हैं कि आप डेमोक्रेटिक बिहेवियर आपका चेंज हो रहा है, डेमोक्रेसीज डाउनग्रेड हो रही हैं। यूएसए और टर्की में तो फिर भी हम देखते हैं कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो थी, ग्लोबल हेडलाइंस जो थी, उनकी वजह से ये चेंजेज आए हैं, उन इश्यूज की वजह से ये चेंजेज आए हैं, लाइक कि रिसेशन और रिफ्यूजी क्राइसिस, इस टाइप की चीजों की वजह से। बट इंडिया का इन्होंने दिया है कि इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में, और उसमें क्या है, संघ परिवार ने सिस्टमेटिकल तरीके से माइनॉरिटीज को थ्रेटन किया है। क्या क्या चीजें इन्होंने दी है फिर इसमें कि घर वापसी योजना, लव जिहाद, बीफ बैन, फिर काउ प्रोटेक्शन, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को उनके मूवमेंट्स को रोकना, वो सारी चीजें एक सिस्टमेटिक तरीके से थ्रेटन किया है माइनॉरिटीज को, इन सारे तरीकों से, इन सारी योजनाओं के माध्यम से। गवर्नमेंट की ये योजना नहीं है घर वापसी, और ये संघ परिवार की योजना है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फिर कि वायलेंस जनरेट हुआ, इंडिया में वायलेंस बढ़ा है मुस्लिम्स के अगेंस्ट, दलित्स के अगेंस्ट और ट्राइबल्स के अगेंस्ट आफ्टर 2014। ये इस आर्टिकल में इन्होंने ऐसा दिया है। नेक्स्ट सेक्युलरिज्म और टॉलरेंस, इस पे अटैक हुए हैं। टॉलरेंस का हमने बीच में देखा था कि काफी ज्यादा इश्यू उठा था, इवन आमिर खान तक ने कुछ बातें बोली थी ऐसे ही सेक्युलरिज्म के बारे में कि सेक्युलर वर्ड को हटाया जाए वहां से। नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ मीडिया, जैसे हमने एनडीटीवी इंडिया का केस देखा था, फ्रीडम ऑफ मीडिया भी कर्व हुई है। कश्मीर में 30 इयर्स का अभी तक का जो वायलेंस था, 30 इयर्स के बाद ये सब इतना ज्यादा बढ़ गया है। आज सुबह भी एक अटैक हुआ है। तो वो सारी चीजें देखने को मिली है। बुरहान वानी का केस हमने बार बार आर्टिकल्स में देखा है। तो 2000 फिर आगे इन्होंने दिया है कि 2014 में जो गवर्नमेंट बनी है बीजेपी की, वो 31.34% वोट से बनी है। इस टाइम पे 66% लोगों ने वोट किया था आउट ऑफ 815 मिलियन वोट्स। सो ये चीजें शो करती हैं कि माइनॉरिटी वोट से गवर्नमेंट बनी है।
आई मीन टू से कि ये बहुमत की सरकार नहीं कहा गई जा सकती, फिर भी गवर्नमेंट बनी और उसके बाद डेमोक्रेटिक वैल्यूज डाउनग्रेड हुई। सो इट इज अ अलार्मिंग कंडीशन फॉर द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, कि डेमोक्रेसीज टोटली डेंजर में है। सो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं फिर आगे। ये से रिलेटेड आर्टिकल है कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को लगातार खत्म किया जा रहा है। इससे वाइल्ड जो जानवर हैं, जंगली जानवर, उनकी लाइफ डेंजर में है। इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए कि रोड्स के कंस्ट्रक्शन में जैसे 30 मीटर्स का रोड चाहिए होता है, और रेल का हम कंस्ट्रक्शन देखें तो 10 मीटर्स का ट्रैक चाहिए होता है। तो इन सब से, जैसे कोई भी जंगल है उसमें बीच में से यदि ये गुजरते हैं तो पैचेज जनरेट हो जाते हैं, और इनका मूवमेंट दोनों साइड होता है जानवरों का। तो फिर रोड एक्सीडेंट्स में जानवर मारे जाते हैं, या फिर ट्रेन एक्सीडेंट्स में जानवर मारे जाते हैं। तो हमें इस चीज को चेंज करने की जरूरत है। बहुत सारे इन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए हैं कि 286 प्रोजेक्ट्स में जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लास्ट 3 इयर्स में प्रपोजल्स इतने आए, और उसमें से टोटल 266 प्रोजेक्ट्स में से 125 प्रोजेक्ट्स रोड के थे, 20 ट्रांसमिशन लाइंस के, और बाकी कुछ रेल के प्रोजेक्ट्स थे। तो इन सभी प्रोजेक्ट से, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से नेचर को हार्म पहुंच रहा है। और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की हम बात करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट डाउनग्रेड लगातार हो रहे हैं। सो इन सब चीजों को, डेवलपमेंट को हम रोक नहीं सकते, लेकिन डेवलपमेंट एक इस तरीके का हो कि दोनों चीजों को साथ में लेके चला जा सके। इतने लंबे चौड़े रोड बनाए जाते हैं तो उनको या तो साइड से निकाला जाए, या कुछ और तरीके निकाले जाएं कि रोड्स के दोनों साइड पे जैसे वो बना दिए जाए, फेंसिंग कर दी जाए, और बीच में से निकलने के रास्ते छोड़े जाएं, या तो लाइक कि रोड्स के नीचे से पाथ बना दिए जाएं, जैसे कि रेलवेज में अभी बनाए गए अंडरपास। तो उस टाइप की चीजें करके उनको रोका जाए। नेक्स्ट चीज कि सभी दोनों जैसे एनवायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस ये करके, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीटी है, इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो साथ में मिलके काम करें, और ओवरऑल हम एनवायरनमेंट को, नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए इन सारी चीजों को, डेवलपमेंट वर्क्स को करें। यही इसका एसेंस है इस आर्टिकल का। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये फेसबुक एंड फेक न्यूज। तो फेसबुक ऑलमोस्ट फेक बुक बन चुका है। ये हम देखते हैं आजकल कि फेसबुक पे कोई प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये कभी भी अपने को, ना फेसबुक और ना ही गूगल, ये कभी भी अपने को न्यूज मीडिया नहीं बनाते हैं, न्यूज मीडिया एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अब इन पे जो भी शेयर किया जाता है, जो भी कोई भी अपडेट करता है, अब इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती है कि वो ट्रुथ है या झूठ है, या फिर वो एथिकली राइट है, रॉन्ग है। अब इसको इन्होंने एग्जांपल्स लिए हैं कि यूएसए के इलेक्शन में कंजर्वेटिव्स के बारे में कुछ न्यूज थी, वो न्यूज को, कंजर्वेटिव न्यूज को सप्रेस किया गया। तो उस टीम को इन्होंने रिप्लेस किया, फेसबुक ने, कि ये शिकायतें मिली थी कि उनकी न्यूज को सप्रेस किया गया, कंजर्वेटिव्स की को। तो उन्होंने उस टीम को रिप्लेस कर दिया और एक एल्गोरिदम लाए, जो एल्गोरिदम ट्रुथ और फॉल्स इन चीजों को नहीं देख रहा था। वो सिर्फ ट्रेंडिंग जो चीज चल रही थी उनको देख के उनको आगे बढ़ा रहा था। दैट मीन्स कि वो किसी न्यूज को सप्रेस नहीं कर रहा था, लेकिन वो एल्गोरिदम जो है वो सच झूठ को नहीं मेजर करते हुए सिर्फ जो लोगों ने जितना ज्यादा शेयर किया है उस चीज को ट्रेंडिंग दिखा रहा था। तो इसमें एक एंकर थे जो कंजर्वेटिव्स की ही रिलेटेड एंकर थे। तो कुछ एक फेक न्यूज थी, उनको भी फिर ट्रेंडिंग में ला दिया गया, क्योंकि वो एल्गोरिदम तो वही शो करेगा जो चीज लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं। तो वो एक फेक न्यूज थी। नेक्स्ट इन्होंने कुछ एक वो दिया है डाटा कि 44% ऑफ एडल्ट यूएसए के वो न्यूज फेसबुक से पढ़ते हैं, और 64% लोग डिपेंड करते हैं एक साइट पे, एक वेबसाइट पे न्यूज के लिए। तो वो न्यूज यदि फेक है किसी भी वेबसाइट पे, तो वो 64% लोगों तक वही पहुंचेगी और वो उसको सच मान के चलेंगे। ऐसा ही फेसबुक पे कुछ भी डाला जाए तो 44% लोग इस पे डिपेंड करते हैं, न्यूज फेसबुक से पढ़ते हैं, तो वो लोग उसको सच मानेंगे। तो फेक न्यूज की स्टोरीज जो है ऑनलाइन, वो एजेंडा डिस्टर्ब करती हैं इलेक्शन का,
या और भी कोई चीज हो, किसी योजना को, स्कीम को लागू करना हो, या किसी पर्सनल बंदे को, व्यक्ति को उसका इमेज उसकी सुधारनी हो, बिगाड़नी हो, कुछ भी करना हो, तो ये डिपेंड करने लग गया है अब फेसबुक, गूगल और इन सब चीजों पे, कुछ साइट्स पे। भले ही वो फेक हो, सही हो, वो न्यूज लोगों तक स्प्रेड होती है और उसी को वो सच मानते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिए हैं कि पोप फ्रांसिस ने मिस्टर ट्रंप जो भी प्रेसिडेंट बने, उनको प्रेज किया है, उनको एंडोर्स किया है। तो ये एक फेक न्यूज थी और 9,60,000 लोगों ने इसको शेयर किया, लाइक किया और कमेंट्स इस पे किए। और एक करप्शन की एक न्यूज थी कि वो रियल न्यूज थी कि ट्रंप के अगेंस्ट, उसको सिर्फ 8,49,000 लोगों ने किया। दैट मीन्स कि हम देख सकते हैं ये लगभग 1,20,000 लोगों का डिफरेंस, 1,10,000 के करीब लोगों का डिफरेंस आ गया कि रियल न्यूज को कम लोगों ने पढ़ा, कम लोगों ने शेयर किया, और फेक न्यूज को ज्यादा लोगों ने शेयर किया है, पढ़ा है, लाइक किया है। तो ऐसे ही कुछ टोटल 20 हाईलाइटेड न्यूज का इन्होंने दिया है कि फेक 87,11,000 लोगों ने उस चीज को शेयर, लाइक किया है, और रियल न्यूज जो थी उनको 73 लाख उनका रेशियो था। तो लगभग 14-15 लाख का डिफरेंस था फेक वर्सेज जिसमें, ट्रुथ वर्सेज फेक में। तो ये चीज हम देखते हैं कि ये फिर इमेज बिल्डिंग का काम, एजेंडा डिस्टरबेंस का काम, ये बहुत अच्छे तरीके से फेसबुक के माध्यम से किया जा रहा है, सोशल साइट्स के माध्यम से किया जा रहा है। अब नेक्स्ट चीजें हम देखें कि ये कहा गया कि फेसबुक ने इलेक्शन को एक फेक न्यूज के थ्रू स्विंग कर दिया, इलेक्शन का मूड स्विंग कर दिया, इलेक्शन की डायरेक्शन स्विंग कर दी। हालांकि जुकरबर्ग ने इसको मना किया कि फेसबुक कैसे बदल सकता है, लेकिन ये फैक्ट है कि इतनी ज्यादा फेक न्यूज जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती हैं और लोगों तक सिर्फ वही प्लेटफॉर्म पहुंच रहा है, तो उस प्लेटफॉर्म से जो भी न्यूज पहुंचेगी उसको सच मान लेंगे लोग। जैसे कि व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से कई बार इंडिया में भी ऐसी फेक न्यूज स्प्रेड की जाती हैं। जैसे कि 2000 के नोट में चिप की न्यूज थी, वो भी एक फेक न्यूज थी, लेकिन उसको स्प्रेड इतना किया गया कि लोगों को वो सच लगने लग गया। तो वैसी ही चीजें फेसबुक के और गूगल के माध्यम से भी हो रही हैं। अब ना इन्होंने एल्गोरिदम का बताया है कि फेसबुक पे एक एल्गोरिदम है जो फ्रेंड्स, फैमिली और आपका जो सर्कल है, वो कोई भी न्यूज फीड करते हैं तो वो आप तक पहुंचती है इस सर्कल में। फिर आप उसको अपने इस पे यदि शेयर कर देते हैं प्रोफाइल पे, तो वो फिर आपके सर्कल पे पहुंच जाएगी, आपके फ्रेंड्स तक पहुंच जाएगी, वो फ्रेंड्स शेयर करेंगे तो उनके सर्कल पे। तो इस तरीके से ये जो फेक न्यूजेज हैं, फॉल्स न्यूजेज, ये वायरल हो जाती हैं, क्योंकि इसका जो एल्गोरिदम है वो फर्स्ट वही न्यूज शो करेगा जो आपके रिलेटिव्स ने, आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स ने, किसी ने यदि शेयर किया है या उसको लाइक किया है। तो ये वायरल होने में टाइम नहीं लगता इन चीजों को, क्योंकि एक से दूसरे तक, दूसरे सर्कल से तीसरे तक वो पहुंचती हैं और वायरल होके वो बहुत ज्यादा लोगों तक स्प्रेड होती है। और उसको, जैसे कि हमने देखा, 44% तक लोग इसी पे विश्वास करते हैं और 64% तक लोग यूएसए में सिर्फ एक साइट से न्यूज कलेक्ट करते हैं, उसी से पढ़ते हैं। तो ये फेक न्यूजेज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं चीजों को, रियलिटी को ये सामने नहीं आने देती है और एक इमेजिनरी एक वर्ल्ड बना देती है, वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर देती हैं, जो कि रियल प्रॉब्लम्स को हाइड कर देते हैं। तो फेसबुक और ये जो है, ये इन पे भले ही काम हो रहा है, इस तरीके का न्यूज टाइप से न्यूज माना जा रहा है, इनकी कोई भी, इन पे जो शेयर किए जाते हैं, कमेंट्स किए जाते हैं, उन सभी को एक न्यूज की तरह देखा जाता है। लेकिन ये खुद कभी नहीं चाहते कि हमको एक मीडिया, न्यूज मीडिया हमको माना जाए। ना गूगल चाहता, ना फेसबुक चाहता है, ये कभी ये टैग अपने पे लगने नहीं देते हैं। अब फेसबुक और ये जो है, एक ट्रुथ को चेक करने के लिए आर्बिटर चाहिए होते हैं कि वो आर्बिट्रेशन उनका किया जाए कि ये न्यूज जो भी है वो फैक्ट है, सही है, गलत है, जो भी है। लेकिन ये फेसबुक और ये सब गूगल जो है, वो कभी भी आर्बिटर नहीं बनना चाहते ट्रुथ को चेक करने के लिए, अपने आप को कभी बोलते भी नहीं है। और पीपल इन पे जो चाहे शेयर कर सकते हैं, कोई भी लोग किसी भी तरीके की चीजें शेयर कर सकते हैं, बस ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अभी जो एरा चल रहा है, ये पोस्ट ट्रुथ एरा इसको बोलते हैं, बोला जा रहा है कि इसमें ट्रुथ जो है वो एग्जैक्ट ट्रुथ है या नहीं है, ये बस एक ब्लैक एंड व्हाइट रिलेटिव होते हैं, उस तरीके से ट्रुथ भी रिलेटिव होता है। इस टाइप का एक एरा चल रहा है, पोस्ट ट्रुथ एरा इसको बोलते हैं। तो इसमें ट्रुथ मैटर करता है लोगों के पर्सपेक्टिव पे, तो उस चीज को स्प्रेड कर रहे हैं ये लोग। कोई भी न्यूज स्प्रेड की जाए और लोग अपने पर्सपेक्टिव से के हिसाब से उसको ट्रीट करें, तो कोई भी झूठ सच लोगों को लगेगा यदि उनका पर्सपेक्टिव उस तरीके का है। तो
तो ये एक पोस्ट ट्रुथ हायरार्की कंडीशन है और इसको स्प्रेड करने में फेसबुक और गूगल का बहुत बड़ा एक योगदान हो रहा है। तो प्रैक्टिकली ये बिगेस्ट न्यूज़ मीडिया है, लेकिन ये खुद को न्यूज़ मीडिया कभी मानते नहीं है, ये इस टैग को कभी लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि इस टैग को ये एक्सेप्ट करते हैं तो लीगल, प्रोफेशनल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पे आ जाती हैं। तो ये उस चीज़ को अपने आप पे आने नहीं देते हैं। नेक्स्ट कि फेसबुक और गूगल यदि जो भी है, ये कभी भी कंटेंट का वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। तो जो भी कंटेंट हो उसको विदाउट वेरीफाई किए हुए बस स्प्रेड कर दिया जाता है, वायरल हो जाती हैं वो चीज़ें। नेक्स्ट चीज़ें कि आर्बिट्रेशन की ज़रूरत है। फेसबुक हो, गूगल हो या कुछ भी हो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली बिगेस्ट न्यूज़ मीडिया है, तो इन पे भी आर्बिट्रेशन हो, सच और झूठ की जांच हो, इसकी ज़रूरत है, क्योंकि डेमोक्रेसीज को डिस्ट्रॉय करने में इसका एक योगदान बढ़ता जा रहा है। कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो जाके स्ट्रीट्स में जाके प्रॉब्लम्स को देखते हैं, फिर ट्रुथ को चेक करते हैं, जांच करते हैं, वो पीछे छूटते जा रहे हैं फेसबुक और गूगल के इस एरा में, इस टाइम में। सो वी हैव टू रिएक्ट राइट नाउ, ताकि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, हम एक फेक वर्ल्ड बनने से रोक सकें और बेसिक प्रॉब्लम्स जो कि ट्रुथ है उनके आधार पे चीज़ों को डिसाइड कर पाएं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। थैंक यू वेरी मच।